पवित्र समय प्रिंट एंड यूट्यूब चैनल की खासियत सामाजिक, आपराधिक, राजनीतिक, धार्मिक और बॉलीवुड। उपेश हसमुख लाल खट्टर जयपुर कंपनी का मालिक है और उसने मेरे साथ गलत किया है। मैं उसकी वाइफ हूँ। अभी वो मुझे छोड़ रहा है और ये कंप्लेंट डाल रहा है कि मैंने उससे ब्लैकमेलिंग की है। मैं उससे खर्चा मांगती थी, उसके पास कोई प्रूफ नहीं है। कई बार कहीं भी मैंने उससे बड़ी अमाउंट मांगी है। मैं हर महीने उससे खर्चा लेती हूँ, एज अ वाइफ लेती हूँ और वो मेरा हक है। उसने मेरा काम छुड़ाया, मुझे वहाँ से या शादी की। मैं उसकी वाइफ हूँ तो उसको मुझे देना पड़ेगा। वो कोई ब्लैकमेलिंग नहीं है। मैं ये चाहती हूँ कि मैं उसकी वाइफ हूँ, मुझे मेरा हक मिलना चाहिए। वो मुझसे उसने शादी की है तो वो मुझे घर पे रख के लेके जाए, जैसे वो पहले मुझे इज्जत से रखा था। और जो उसने मुझे बोला था तलाक का, वो पहली बीवी को वो छोड़ दिया। मैम अभी आपका गुजारा भत्ता कैसा चल रहा है? मेरा गुजारा मेरे जीजा जी और बहन चला रहे हैं। जब से मैं इधर आई हूँ फरवरी 19 तारीख से, वो लोग ही मेरा सारा खर्चा उठा। और अहमदाबाद से भी मुझे फ़ोन आ रहा है, रेंट तक नहीं दिया उसने वो फ्लैट का, और वहाँ से भी मुझे फ़ोन आ रहा है डेली। लेकिन अभी जो पहली पत्नी पहली पत्नी का है तो उसके बाद में जो है हिंदू धर्म के हिसाब से हिंदू एक्सप्रेशन से जो आपने पूरी तरह एक्सेप्ट करेंगे वो एक्सेप्ट करना चाहिए, क्योंकि उसकी बीवी और वो दोनों मिले थे और उन्होंने ही बोला था शादी के लिए। उसमें मेरी गलती नहीं है, उसमें उपेश ठक्कर की गलती है। जो भी सजा या उसको सजा मिली थी और मेरा जो भी हक है वो मुझे मिलना चाहिए। या तो वो मुझे वाइफ एक्सेप्ट करे, मेरे को वो मान सम्मान से लेके जाए। नहीं, अगर वो ये चाल है, अगर वो मुझे वाइफ एक्सेप्ट नहीं करता मतलब उसकी चाल है। 376 उस पर लगना चाहिए, उसने मेरा शोषण किया। मेरा नाम ज्योति लामा है। शादी के बाद ज्योति उपेश ठक्कर मेरा नाम है। मेरे साथ ये हुआ, मेरे साथ धोखा हुआ है। अगर मैं उसकी वाइफ हूँ, उसने एग्री किया। अगर मैं उसकी वाइफ हूँ तो मुझे वाइफ का दर्जा मिलना चाहिए। अगर वो मुझे वाइफ नहीं मानता तो मेरे साथ गलती हुआ। शुरू से बताइए कि क्या हुआ, मतलब किसके अब आरोप लगा रहे हैं, क्या हुआ? उपेश ठक्कर, उपेश हसमुख लाल ठक्कर उसका नाम है। अहमदाबाद का बिजनेसमैन है वो मुझे मिला था मेरी फ्रेंड के बर्थडे पे। वहाँ पे हमारा नंबर एक्सचेंज हुआ और हमारी दोस्ती हुई। और ये 1.25 साल 1.5 साल हम लोग कांटेक्ट में थे। फिर वो 2023 में फरवरी में मेरे घर के नीचे आया। उसने मुझे शादी के लिए बोला, तो मैंने बोला ठीक है, तुम तो शादीशुदा हो। तो उसने बोला नहीं, हमारा डिवोर्स फाइल हो गया है, पेपर आ जाएंगे। फिर 2024 में वापस वो मुझसे मिलने आया। फ़ोन पे हम लोग कंटिन्यू बात करते थे, मतलब 10-10, 8-8 घंटे, 6-6 घंटे डेली एवरीडे हमारा बात होता था। फिर उसके बाद वो आया तो उसने बोला कि पेपर आने वाले हैं, वो मुझे शादी करनी है। 3 अप्रैल को 2024 में उसने आके मुझे प्रपोज़ किया। तो मैंने उससे पेपर मांगे तो उसने बोला पेपर आ जाएंगे अभी कुछ टाइम के अंदर ही, आप शादी कर लो उसकी, क्योंकि मुझे मई में जाना है बाहर बिजनेस ट्रिप में। तो ऐसे करके उसने अपनी वाइफ से भी मेरी बात कराई और उसकी वाइफ से मैं मिली भी हूँ मई में उसकी वाइफ से और उसकी भाई की वाइफ से, दोनों से मिली हूँ मई में अहमदाबाद में। उसके बाद यहाँ पे शादी हुई। शादी वाले दिन भी उसने पेपर नहीं लाया, तो उसने बोला था शादी से पहले पेपर ले आऊँगा, मैं शादी में आ रहा हूँ, मैं पेपर लेके आऊँगा। उससे पहले पूजा भी हुई है। वो बोलता है कि ज़बरदस्ती शादी हुई। वो 11 तारीख को पूजा भी करके गया है यहाँ पे आके, वो भी फ़ोटोज़ है हमारे पास कि शादी से पहले ग्रह शांति की जो पूजा होती है वो भी हुई है हम दोनों की। उसके बाद वो शादी के लिए हल्दी के लिए आया, हल्दी और शादी साथ में हुई है हमारी। और उसके बाद में वो वहाँ से 22 तारीख को गया, तो उसका बिज़नेस उधर है। तो उसने मुझे बोला कि मेरे को आना जाना पड़ता है, उधर शिफ्ट करते हैं। और मैंने भी एग्री किया कि शादी करी है तो मेरे को भी आपके साथ ही रहना है। ऐसा करके उन्होंने मई में उधर स्कूल ढूंढे बच्चों के। मैं मई में उधर गई, घर देखा, स्कूल देखा, फिर हमने डन किया। स्कूल डन होने के बाद हमने फ्लैट डन किया। फिर 8 जून को वो मुझे लेने आया। 8 जून को हम लोग शिफ्ट हुए। 9 तारीख को हम लोग यहाँ से गए। 8 जून को यहाँ पे था। बोला लास्ट दिन है, आप घूम लो फिर लो, अपने दोस्तों से मिल लो, फिर पता नहीं कब होगा आना। तो ऐसा करके 8 तारीख को वो मेरे साथ ही था लेमेंट्री होटल में अंधेरी में, क्योंकि मेरा सामान तो शिफ्ट पैक करके भिजवा दिया था। तो हम दोनों लेमेंट्री में थे। उसके बाद 9 तारीख को हम लोग जून में उधर शिफ्ट हो गए 2024 में। तो ऐसा करके अच्छे से रह रहा था। अगस्त में मुझे पता चला कि भाई उसने डिवोर्स नहीं फाइल किया, क्योंकि मैं उससे पेपर मांग रही थी। जब उसको पता चल गया कि मुझे पता चल गया, वो झूठ बोल रहा है, उधर भी कर रहा है इधर भी कर रहा है, तो हमारे झगड़े होने लगे। मैं उसको बोलती थी कि तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों, पेपर दो, क्योंकि मैं अभी फर्स्ट चुकी थी, मेरे बच्चों का स्कूल बोर्ड चल रहे हैं।
वहाँ पे मैं आ भी नहीं सकती थी। उसके बाद उन्होंने धीरे धीरे हाँ मैं कर रहा हूँ, अभी कर रहा हूँ, उसकी वाइफ से भी मेरी बात कराता रहा कंटिन्यू। उसके बाद वो चीज़ें बढ़ती गई, फिर उसने आना बंद कर दिया। 15 दिन नहीं आता, 15 दिन बाद फिर आता, फिर कभी 10 दिन नहीं आता। फिर लास्ट में नवंबर के बाद उसने दिसंबर 6 को आया था, फिर सीधा एक महीने का गैप देने लगा। फिर 24 को आया, तब मुझे पता चला कि वो बाहर जा रहा है अपनी फैमिली के साथ में, स्विट्ज़रलैंड गया था वो 27 को, मेरे घर से ही गया था। उस वजह से हमारे झगड़े बढ़ते चले गए। तो उसके बाद जनवरी में उसने फिर यही कर दिया कि मुझे नहीं रहना है, ऐसा वैसा, फ़ोन उठाना बंद कर दिया, ब्लॉक कर दिया। मैं वहाँ पे अकेली पड़ गई, वहाँ मेरा कोई नहीं था उपेश ठक्कर के अलावा, मेरे बच्चे और मैं, और बच्चों के बोर्ड्स थे, मैं आ भी नहीं सकती थी। उसके बाद उन्होंने झूठा मुझे अपने दोस्त से कॉल करवाया, वो मुझे मैसेज भी, उपेश ने खुद ही बोला था कि आप उससे बात करो, उसके दोस्त से बात किया। तो उसने बोला कि हम एक फैमिली मीटिंग रखते हैं, कि उसके चाचा वगैरह को नहीं पता नहीं था, अभी पता चला है करके। तो एक फैमिली मीटिंग करते, उसमें सब सेटल हो जाएगा कि आप दोनों का घर बस जाएगा। उसके घर वालों को अगर जैसे चाचा वगैरह को पता चलता है तो मैंने बोला ठीक है। उन लोगों ने टिकट कराई मेरी फैमिली की, मेरी सिस्टर, बड़ी वाली, छोटी वाली, हम चारों सिस्टर, और जिसने शादी मैनेज की थी एस्ट्रोलॉजर, वो भी आई थी उधर वो मीटिंग में। वो मीटिंग में मुझे बोला गया कि पहले तो ये बोला उसके चाचा ने, इसने गलती करी है, इसको 2 थप्पड़ मारूंगा। मैंने बोला इसके 2 थप्पड़ मारने से मेरी लाइफ सही नहीं हो जाएगी। फिर उसके बाद वो लोग मुझे ऑफ़र करने लगे। मैंने बोला मुझे कोई पैसा नहीं चाहिए, मेरे को मेरा पति चाहिए, ऐसा बोल के ये मीटिंग चली। बोला मुझे नहीं रहना है, तो मैं आ गई। उन्होंने वो सोच समझ की मीटिंग बिठाई थी मेरे घर से आधा घंटा 40 मिनट दूर, और वो साबरमती में उनकी पहचान है, क्योंकि वो हिम्मतनगर गांव का रहने वाला है, अहमदाबाद अभी 2-2.5 साल से ही शिफ्ट हुए वो लोग। तो इसके लिए वहाँ पे उन्होंने 8 तारीख को मेरे खिलाफ़ झूठी ऐसी कंप्लेंट डाली। मुझे 8 तारीख को फ़ोन आया शाम को 6 बजे। तो मैंने बोला 6 बजे तो लड़की नहीं आती है, कोई पुलिस स्टेशन में आप बुला नहीं सकते हो। मैंने बोला मैं कल आती हूँ। तो उन्होंने मुझे लोकेशन भेजा, मुझे पता नहीं था, तो मैं लॉयर को लेके गई वहाँ पे। तो वो झूठा केस बनाया था कि मेरी शादी हुई, लड़की ब्लैकमेल की। तो वहाँ पे गए तो मैंने बोला मेरी तो शादी हुई है। फिर ये बोल के मेरे लॉयर ने, हम लोग आ गए। फिर उन्होंने वापस फ़ोन किया, तो 14 को मुझे बुला रहे थे, तो हम लोग 15 को उधर वापस गए। तो उन्होंने मुझे बोला कि पैसे ले लो, सेटल कर लो, ख़त्म कर दो। पुलिस स्टेशन में भी मुझे यही बोला गया, और ना मेरे से कोई राइटिंग में कुछ लिया। मैं लिख के लेके गई थी, जबकि क्योंकि 9 तारीख को गई थी। उन्होंने जो मेरे पे एलिगेशन डाले थे, तो मैं वो लिख के लेके गई थी कि मेरे पास सारे प्रूफ। ना उन्होंने मेरा कोई स्टेटमेंट लिया, ना रिटर्न में कोई पेपर दिया। हमने मांगा भी कि आप ये ले लो और दो। तो उसके बाद मुझे वहाँ पे हरेस किया गया। मैंने महिला मंडल में भी एक कंप्लेंट डाला था, वहाँ पे अर्जी डाला था। तो महिला मंडल वालों ने भी ज़्यादा रिस्पॉन्स नहीं दिया। तो मुझे समझ आ गया कि मेरा यहाँ कुछ नहीं हो सकता। और मैं बोड़कदेव में भी गई थी उधर, तो उन्होंने बोला जहाँ पे आपकी शादी हुई है वहाँ जाके केस करो। तो मुझे वहाँ से निकलना था, क्योंकि मुझे पुलिस वहाँ के हरेस कर रही थी, बार बार बुला के, ना कुछ कर रही थी, बस पैसों का ऑफ़र वो लोग कर रहे थे, और मुझे बोल रहे हैं कि मैं मांग रही थी। एक भी प्रूफ अगर उनके पास है कि मैंने पैसे मांगे, हाँ मैंने खर्चे के पैसे मांगे, मेरा हस्बैंड है वो। पुलिस आपकी किस तरह से आपको अरेस्ट कर रही थी? बार बार फ़ोन करके बुला रहे थे। अगर मैं जा रही थी, कोई स्टेटमेंट नहीं ली जा रही थी। मैं 2 बार गई, मेरी कोई स्टेटमेंट, मैं लिख के भी स्टेटमेंट मेरे वकील के साथ लेके गई, वो भी नहीं लिया गया मुझसे। कोई ऑफिसर किसी का नाम आपको याद होगा जो फ़ोन करके बुलाता था? वो राव सर है, उनका नंबर भी है मेरे पास। वो हमेशा मुझे व्हाट्सअप कॉल ही करते हैं, नॉर्मल कॉल नहीं करते। अगर आप पुलिस वाले तो आप मुझे नॉर्मल कॉल करो ना, क्योंकि वो फ़ोन पे भी मेरे बेटे का नाम लेके मुझे डरा रहे थे, आपका बेटा कौन से स्कूल में पढ़ता है, ये वो। मैंने वो कंप्लेंट में भी डाला, पर उन्होंने मेरी वो कंप्लेंट वापस रिटर्न में नहीं ली गई। तो मैं समझ गई कि मुझे डरा रहे हैं। और मुझे उधर 6 तारीख को भी ये बोला था तुम कुछ नहीं कर पाओगी, हम पैसे वाले हूँ। फैमिली के नाम पे उसके सिर्फ चाचा जी थे, बाकी एक उसका दोस्त था प्रदीप पटेल जिसने मीटिंग अरेंज की थी, एक वो था FC पटेल, और 2 जन को तो मैं बिल्कुल नहीं जानती थी। कोई पॉलिटिशियन थे और एक लेडी आई थी। तो उन लोगों ने मुझे यही बोला कि तुम पैसे लो, अपनी ज़िंदगी सेटल करो और चली जाओ। मैंने बोला मुझे कोई पैसे नहीं चाहिए। आपने जाना जो मैसेज बीती हुई उनके इसी तरह बने रहे, देखते रहे, मेरे कैमरा में मिल जाने